हेलो एवरीवन, अगर आप लोग भी अपनी आईटीआर फाइल करते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि हाउसवाइफ की आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है, उसकी कोई इनकम नहीं है, तो हमें उसकी आईटीआर फाइल नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोग ध्यान से सुनिएगा ऐसे बेनिफिट्स जहां पे हाउसवाइफ की आईटीआर फाइल करने पर आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, वो भी छोटे मोटे नहीं, लाखों के अंदर आपको ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से आप अपनी मनी सेव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ की आईटीआर फाइल करके। देखिए, अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ है और आप उनकी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस उनकी आईटीआर का यूज करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं क्योंकि आपकी जो इनकम है वो दो पैन्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। अगर आप अपनी इनकम शो कर रहे हैं और आपकी इनकम के साथ साथ आप अपनी हाउसवाइफ की भी आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपकी इनकम यहाँ से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, जिससे आप दो स्लैब्स का फायदा ले सकते हैं। एक स्लैब होगा आपकी वाइफ के पैन का और दूसरा स्लैब होगा आपके खुद के पैन का। आप लोगों को पता है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। वो किसके अकॉर्डिंग लगता है? स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग लगता है। अब स्लैब रेट्स की अगर बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपके पास स्लैब रेट्स क्या दिए हुए हैं कि 4 लाख रुपए तक आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आपकी इनकम है 4 लाख से 8 लाख रुपए के बीच में तो 5% का टैक्स है। 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में आपको 10% के रेट से टैक्स देना है। 12 से 16 के बीच में 15%, 16 से 20 के बीच में 20% एंड सो ऑन, 20 से 24 के बीच में 25%, और इसके बाद फ्लैट आपके पास रेट लगेगा 30% का। क्लियर? लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक छूट दी गई है। छूट क्या दी गई है? रिबेट दी गई है 87A सेक्शन के अंदर कि आप लोगों की फर्स्ट 60,000 रुपीज का जो टैक्स है वो माफ है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो पहला 60,000 तक का टैक्स आपका माफ हो जाएगा, जिसकी वजह से 12 लाख तक की यानी यहां तक की जो इनकम है ना वो आपकी क्या हो जाती है? टैक्स फ्री। यानी अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख रुपीज से कम है तो आपकी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि यहां तक का जो आपका टैक्स बनता है ना वो 60,000 रुपीज का टैक्स बनता है। यहाँ पे 12 लाख रुपए तक का जो आपका टैक्स बनता है वो 60,000 रुपीज का टैक्स बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे 12 लाख के स्लैब तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता। बट आपका अगर जो इनकम है, इनकम अगर 12 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो इस 60,000 की छूट आपको नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपकी इनकम 12 लाख से बढ़ गई तो आपको ये वाला टैक्स भी देना पड़ेगा, प्लस जो फर्दर टैक्स कैलकुलेट होगा वो टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी मैम, बिल्कुल हो गया। और जो सैलरी वाले हैं उनको 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्स्ट्रा मिल जाती है, यानी उनके लिए 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। अदर पर्सन के लिए 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। अब यहीं पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। कोई भी एक पर्सन है, हस्बैंड है, हस्बैंड की इनकम कितनी आ रही है? 24 लाख रुपीज। हस्बैंड कितना अर्न कर रहा है? हस्बैंड 24 लाख रुपीज इनकम अर्न कर रहा है। वाइफ की इनकम यहाँ पे 0 दिखा रहे हैं। टोटल फैमिली इनकम आपकी कितनी होगी? 24 लाख रुपीज होगी। अगर आप इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, टैक्स आपके पास आ जाएगा 3,12,000 रुपए। देखिए कितना ज्यादा आपका टैक्स है, 3,12,000 का टैक्स आ रहा है। और इनकम यहाँ पे आपके पास कितनी है? आपके पास 24 लाख रुपीज की इनकम है। यहीं पे अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर ये इनकम डिवाइड हो सकती है, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये इनकम का बाइफर्केशन पॉसिबल है, जैसे कि अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है एफडी का, ठीक है, वो वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है, या कोई बिजनेस इनकम ऐसी है कि बिजनेस वाइफ, दो बिजनेस है, एक बिजनेस हम वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या कुछ एक बिजनेस एक्टिविटीज वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 लाख हमने इनकम दिखाई वाइफ के, हस्बैंड के खाते में, और यहाँ पे 12 लाख इनकम दिखाई हमने वाइफ के आईटीआर में। तो यहाँ पे टोटल इनकम हमारे पास यहाँ भी 24 लाख थी, यहाँ भी कितनी है? 24 लाख। लेकिन इसकी भी 12 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट हो गई, इसकी हस्बैंड की भी 12 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होगी। दोनों हस्बैंड वाइफ को 12 लाख की यहाँ पे इनकम जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग था वो एग्जम्पशन मिल गई। तो यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई? 0। तो कितने का बेनिफिट हो गया? आप देखिए, बेनिफिट आपको हो जाएगा 3,12,000 का, जो कि छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और छोटी सी आपने इसमें टैक्स प्लानिंग करनी है।
ये टैक्स प्लानिंग आप कैसे करनी है, आप लोग अगर खुद से भी इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इनकम आप डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर आप हमारी राय लेना चाहें तो हमारे भी जो कंसल्टेंसी है वो आप ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल सिंपली इसको कंपेयर कर लो। यहाँ पे सिनेरियो 1 के अंदर 24 लाख आपकी इनकम थी, बट एक ही पर्सन को आप शो करे थे 3,12,000 का टैक्स आया। लेकिन सेकंड सिनेरियो पे जाते ही 24 लाख की इनकम थी, दो लोगों के बीच में डिवाइड हो गई और टैक्स आपका कितना आ गया, 0। अब डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी इनकम को बाइफरकेट करके दिखा सकते हैं और हाउसवाइफ की कौन सी इनकम को आप जनरेट करके दिखा सकते हैं कि हाउसवाइफ ये इनकम अर्न करती होगी। दूसरी बात आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे कि सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम को आप डिवाइड करके नहीं दिखा सकते। सैलरी तो ऑब्वियसली हस्बैंड की आ रही है तो हस्बैंड की ही आएगी, लेकिन अगर कोई हाउस है जो कि वाइफ के नाम पे है, कोई भी आपने हाउस प्रॉपर्टी ली है वो वाइफ के नाम पे है, तो वो रेंट आप वाइफ के नाम पे यहाँ पे दिखा सकते हो, वो आपको अपने नाम पे दिखाने की जरूरत नहीं है। और अगर जो हाउस है, हाउस हस्बैंड के नाम पे है लेकिन रेंट आप उसका वाइफ के हैंड में दिखा रहे हो, तो ये चीज गलत होगी। यहाँ पे वो जो रेंट है, रेंट आपको हस्बैंड के हाथों में ही दिखाना चाहिए, हस्बैंड के नाम की हाउस प्रॉपर्टी है, क्लबिंग इन्हीं के हाथ में होगी। बट अगर वो आपने रेंट वाइफ के हाथ में दिखा भी दिया, ठीक है, क्लबिंग इनके हाथों में होगी, अब वो जो रेंट इनके पास इकट्ठा हुआ, फॉर एग्जांपल 6 लाख पर एनम का रेंट था, अब ये 6 लाख की वाइफ ने एफडी करवा दी, 6 लाख की वाइफ ने एफडी करवा दी, तो इनकम ऑन इनकम ये क्या है, ये रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम पे अगेन इसको इनकम हुई, एफडी का इसके ऊपर इंटरेस्ट आया, तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये वाइफ के हाथों में ही क्लब होगी, इसके ये हस्बैंड के हाथों में क्लब नहीं होगी। यानी इनकम तो हस्बैंड के हाथ में जाएगी अगर वो हस्बैंड की डायरेक्टली इनकम बन रही है तो, बट वो वाइफ के हाथ में अगर उस इनकम के ऊपर इनकम आती है, इनकम ऑन इनकम, तो वो वाइफ के हाथ में ही जाएगी। हाँ, वाइफ की आईटीआर में ही आपको टैक्सेबल करवानी है, वो हस्बैंड की आईटीआर में टैक्सेबल नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हैं, यानी आप कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, आपने म्यूचुअल फंड्स लिए, शेयर्स लिए या एनीथिंग, कहीं भी मार्केट में आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने एक सिंपल सा एफडी भी करवा ली, तो आपको सारा पैसा अपने नाम पे जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने नाम पे एफडी करवाने की जरूरत नहीं है। अगर हस्बैंड ऑलरेडी उसकी आईटीआर में काफी ज्यादा इनकम आप शो कर रहे हो तो एफडी वाइफ के नाम पे भी हो सकती है, तो जो एफडी का इंटरेस्ट होगा एटलीस्ट वो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा हस्बैंड के हैंड में, वो इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होगा, वाइफ के हैंड में। तो यहाँ पे उसके ऊपर आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टैक्स, अगर आप उसको वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। सेकेंडली, एक एविडेंस बन जाता है स्त्री धन और गिफ्ट्स का। वाइफ को बहुत ज्यादा गिफ्ट्स रिसीव होते हैं, एज अ ज्वेलरी उसको रिसीव होती है, कुछ भी रिलेटिव्स जो होते हैं वो हाउस वाइफ को ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं, कैश गिफ्ट्स करते हैं, मैरिज के टाइम पे हाउस वाइफ को गिफ्ट मिलते हैं, गिफ्ट पेरेंट्स से दिए जाते हैं, इनहेरिटेंस में कोई एसेट मिलती है, तो जो भी ये गिफ्ट्स रिसीव होते हैं ये एक तरीके से उसकी एक वाइट मनी बन जाती है। किसकी वाइट मनी बन जाती है, आपकी वाइफ की वाइट मनी जब बन जाती है। अगर वाइफ अपनी आईटीआर में ये सभी गिफ्ट्स को शो करती है, अगर रिलेटिव्स उसको गिफ्ट्स में, मैरिज में मिले सभी गिफ्ट्स जो होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं, तो ये गिफ्ट्स अगर वो शो करती है अपनी आईटीआर में, तो एक तरीके से उसके पास एक बैकअप क्रिएट हो जाएगा वाइट मनी का। तो ये बैकअप आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये उसको बैकअप आप दे सकते हैं उसकी आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे। आईटीआर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ट्रेल क्रिएट कर देगा। सबसे बड़ी अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट ट्रेल के लिए और सोर्सेज ऑफ फंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल को आपने ये पैसा कहीं भी लगाया, कल को आपने 50 लाख किसी प्रॉपर्टी में लगाए, किसी एफडी में लगाए, तो आपसे गवर्नमेंट पूछेगी नहीं ये 50 लाख कहाँ से आए, क्योंकि आपकी जो वाइफ की आईटीआर है वो एक तरीके से आपके लिए प्रूफ बना देगी कि हमारे पास इतना पैसा आया था, बेशक से उसने कमाया हो या फिर पेरेंट्स से आया हो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से आया हो, गिफ्ट से आया हो, कहीं से भी उसके पास पैसा आया हो, वो सारा एक इन्वेस्टमेंट ट्रेल का काम करेगा। यानी आप एक वहाँ पे ट्रेल बना सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास पैसा आया था और यहाँ से हमने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो वाइट मनी यहाँ से आप लोग अपनी शो कर सकते हैं गवर्नमेंट को। दूसरा, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार होम लोन की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, रीजन बीइंग आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती। बट अगर आपकी भी आईटीआर है और आपकी वाइफ की भी आईटीआर है तो दोनों का जॉइंट अगर वो एप्लीकेशन लगाते हैं तो जॉइंट एप्लीकेशन में आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। आप दोनों की आईटीआर फाइल करें, दोनों की इनकम रिपोर्ट करें, दोनों की फाइनेंशियल हिस्ट्री क्रिएट करें। अगर बोथ हस्बैंड और वाइफ के इनकम के रिकॉर्ड्स हैं
तो आप लोगों की कंबाइंड लोन की एलिजिबिलिटी बहुत जल्दी बन जाएगी। लार्जर होम लोन आपको सेंक्शन हो जाएगा, यानी अगर आपके अकेले के आईटीआर में 10 लाख का लोन सेंक्शन हो रहा था तो दोनों के आईटीआर मिला के 15 से 20 लाख का लोन आपका सेंक्शन हो जाएगा। इवन आप नेगोशिएशन पावर भी आ जाती है, जब आपकी फाइल अच्छी हो ना तो आपके पास नेगोशिएशन पावर भी आ जाती है बैंक से करने के लिए। अगर आपकी फाइल अच्छी नहीं है तो आपको इवन ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन लेना मजबूरी हो जाती है। अगर आप अपनी वाइफ के आईटीआर दिखा तो आप लोगों को नोटिस मिलने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। रीजन बीइंग आपकी फैमिली इनकम बढ़ जाती है। जब आपकी फैमिली इनकम ज्यादा है तो आप अपना वाइट में पैसा भी प्रॉपरली दिखा सकते हो। अगर आपकी इनकम सोर्स ही नहीं है, आप सिर्फ अपनी इनकम दिखा रहे हो और अपनी टैक्स बचाने के चक्कर में आप लोग अपनी इनकम कम शो कर रहे हो, तो कल को पैसा भी कहीं आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। आप लोग इनकम शो करोगे तभी तो पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। तो इसी कॉमन इशू को आप रिजॉल्व कर सकते हो हाउस वाइफ की आईटीआर फाइल करके। जैसे मैंने बताया, मैरिज गिफ्ट, ज्वेलरी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपने जैसे सेल ऑफ प्रॉपर्टी किया, प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे थी तो वाइफ के नाम पे उसका कैपिटल गेन भी कैलकुलेट होगा। बट अगर आप वाइफ की कोई आईटीआर फाइल नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो वाइफ का अगर कोई बैकअप ही नहीं है तो उसके नाम पे प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद पाएंगे आप। कोई फैमिली सेटलमेंट हो रही है किसी बैंक अकाउंट की, कुछ भी अगर आप फाइनेंशियल हिस्ट्री क्रिएट करते हैं अपनी वाइफ की, तो ये कल को आपके लिए एक बहुत बड़ा मेजर बैकबोन का काम करेगा कि आपके पास फैमिली इनकम जो है वो ज़्यादा है, तो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे आपके पास कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये पैसा कहाँ से आया। इससे आपका एक फाइनेंशियल ट्रेल बन जाता है और फ्यूचर के लिए एक्सप्लेनेशंस क्रिएट हो जाती हैं कि हमने ये पैसा इस तरीके से जोड़ा था, वाइफ भी काम करती थी, आप भी काम करते थे, और ये आपकी पर ईयर की आईटीआर जो है उसमें मेंशन्ड है कि कितना आप लोग हर साल कमाते थे। तो ये एक्सप्लेनेशंस आपके बहुत काम आती हैं। कैपिटल गेन में अगर आपको एग्जम्पशन चाहिए, हस्बैंड है, हस्बैंड ऑलरेडी 15 लाख सैलरी ले रहा है, हस्बैंड ऑलरेडी 15 लाख सैलरी ले रहा है। अब हाउस प्रॉपर्टी जो थी, हाउस प्रॉपर्टी शुरू से वाइफ के नाम पे अगर है तो वाइफ के नाम पे है, आप लोगों ने वो हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दी, उसके ऊपर कैपिटल गेन आया। अब हस्बैंड के हाथ में ये कैपिटल गेन आता कंप्लीटली टैक्सेबल था क्योंकि इसकी इनकम ऑलरेडी 12 लाख से ज्यादा है। अब वाइफ के हाथ में जो कैपिटल गेन आया वो आया 7,80,000 का। फॉर एग्जाम्पल 7,80,000 का कैपिटल गेन आया इसके हाथ में। तो जो ये कैपिटल गेन इसके हाथ में आएगा, यहाँ पे वाइफ को एटलीस्ट 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन की लिमिट तो मिल जाएगी। आपके केस में क्या होता है, ये कंप्लीटली जो 7,80,000 है ना, अगर हस्बैंड के नाम पे ये प्रॉपर्टी होती तो कंप्लीटली 7.80 के ऊपर टैक्स लगता, वो भी हायर स्लैब रेट से। क्योंकि आपको मैंने पीछे ही बताया यहाँ पे स्लैब रेट जो है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग है। अगर मैं आपको स्लैब रेट्स पे लेके जाऊँ, एक सेकेंड, यहाँ पे 15 लाख के बाद आपके पास कौन सा स्लैब आ जाता है, आपके पास 20% 25% का स्लैब आ जाता है। लेकिन वाइफ के केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 लाख तक तो इसकी इनकम पे कोई टैक्स ही नहीं होगा। 4 लाख के बाद ये किस टैक्स स्लैब में आएगी, 5% के टैक्स स्लैब में आएगी। क्लियर? हाँ ठीक है। वहाँ पे कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में आपको पता है 12.5% का लगेगा या फिर वो 20% का लगेगा। अगर आप इंडेक्सेशन के साथ जाते हो वो चीज़ हाँ एक अलग हो जाएगी। बट अगर अदर देन कैपिटल गेन की भी कोई इनकम होती, यहाँ पे ये हायर टैक्स स्लैब में था हस्बैंड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लैट आपके पास जो रेट लगेगा वो 12.5% का लगेगा और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यहाँ पे मिलेगी। नो डाउट 4 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इनको मिल जाएगी, बट इसके केस में तो कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं थी। क्लियर है? यहाँ पे कैपिटल गेन इनका टैक्सेबल होगा या तो 12.5% के रेट से या फिर 20% के रेट से, क्योंकि इंडेक्सेशन के केस में हमारे पास ये रेट लगता है, विदाउट इंडेक्सेशन में हमारे पास 12.5% का रेट लगता है। ठीक है। नाउ अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर फ्यूचर में आप किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसा, तो सोर्स एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करता है। अगर वाइफ के आईटीआर भर रहे हैं तो बैंक में बड़ा अमाउंट डिपॉजिट किया उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको हेल्प करेगा। सोर्सेज ऑफ फंड्स डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको फंड्स की डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं कि फंड्स कहाँ से आए, तो ये चीज़ आपकी काफ़ी स्ट्रांग बनाएगा। अगर आप जैसे टैक्स फ्री एग्रीकल्चरल इनकम की रिपोर्टिंग वगैरह भी कर रहे हो तो वाइफ के आप आईटीआर के अंदर कर सकते हैं, बशर्ते जो आप एग्रीकल्चरल इनकम है वो एक तो जो आपके पास ज़मीन है वो वाइफ के नाम पे होनी चाहिए, या फिर जो आपने एग्रीमेंट बनवाए हैं, लीज एग्रीमेंट बनवाए हैं और जे फॉर्म आपके जो आए हैं वो वाइफ के नाम पे होनी चाहिए। कैपिटल गेन की आप लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने अभी बताया।
इसके अलावा आपने शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, प्रॉपर्टी में कोई भी पैसा डाला वो आप वाइफ के नाम पे दिखा सकते हैं। तो गाइज बहुत तरीके हैं। रेंटल इनकम को आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। अगर आपने रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो तो रेंटल इनकम को आप अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो ताकि आईटीआर के अंदर ज्यादा टैक्स पेमेंट ना आए आप लोगों। और अगर आप लोगों को देखिए हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को हमारे कंसेप्ट अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर हमारी कोई राय चाहिए आपको टैक्स प्लानिंग के लिए, इनकम टैक्स के, जीएसटी के या कंपनी के किसी काम के लिए, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।